हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं अपने म्यूरेट ऑफ पोटाश के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैन और यूरिया के बारे में। आज हम बात करते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी के बारे में। तो एमओपी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से यह मृदा से अभिक्रिया करता है और फसलों पर अपना प्रभाव दिखाता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एमओपी जो है उसका रासायनिक जो नाम है वो है पोटेशियम क्लोराइड KCl। एमओपी का रासायनिक जो नाम है वो है पोटेशियम क्लोराइड, ये याद करने वाली बात है। इसका ये जो है एमओपी, ये जो साधारण नमक होता है उससे मिलता जुलता होता है और जो इसका स्वाद है वो तीखा नहीं होता है, यानी स्वाद है वो तीखा नहीं होता है। यह नमक प्लस मिर्च के मिश्रण, नमक और मिर्च को अगर मिला दिया जाए उस मिक्सचर जैसा बाज़ार में आता है। यह सिल्बाइट व कार्नेलाइट खनिजैसक है, ये दोनों के क्रिस्टलीकरण तथा पलवन विधि के प्रक्रम से बनाया जाता है, यानी ये स्टेप है इसके बनाने के, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है। आगे हम इसके संगठन के बारे में। तो संगठन के अंदर वही चीज़ें हैं जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अंतर्गत इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में होनी चाहिए वो चीज़ पढ़ेंगे। नमी की प्रतिशत मात्रा जो है वो 0.5% है, उससे कम होनी चाहिए। 0.5% है वो अधिक है। आगे है इसमें पोटास यानी K2O। KCl के अंदर पोटास की मात्रा है वो 58 से 60% होती है नॉर्मल। सोडियम की प्रतिशत मात्रा है वो 3.5% इसमें होती है। आगे इसमें इसके गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कौन कौन सी होती है। तो यह जल में शीघ्र घुलनशील है और यह मोटा या बारीक क्रिस्टलीय लवण होता है। क्रिस्टलीय लवण यानी कि नमक जैसा होता है। तो लवण यानी कि इसके अंदर मुख्य रूप से कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, इस कारण ये एक लवण है। आगे प्रॉपर्टीज़ में है कि इसके अंदर 60% K2O पाया जाता है, यानी पोटास पाया जाता है, ये पीछे पढ़ लिया है। यह शुद्ध रूप में सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, वाइट कलर का होता है, किंतु आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति से इसका रंग लाल हो जाता है। आयरन की जहाँ पर भी उपस्थिति है वो कलर रेड हो जाएगा। वर्तमान में यह दानेदार रूप में बाजार में मिलता है। यह उर्वरक आर्द्रताग्राही नहीं होता, यानी नमी को जल्दी से ऑब्जर्व नहीं करता है। आगे इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो पढ़ते हैं अपने मृदा में अभिक्रिया, सॉइल में रिएक्शन किस प्रकार से करेगा। तो ये पॉइंट पढ़ने के लिए अपने को सर्वप्रथम पता होना चाहिए कि वो जो फर्टिलाइज़र है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसका सूत्र अपने को पता है, KCl होता है। KCl को अगर अपने तोड़ते हैं यानी तत्वों के अंदर टूटेगा तो K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर टूटता है। तो सिंपल सी बात है कि जब अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश को मृदा में डाला जाएगा तो वो K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, यानी मिट्टी के अंदर ये दो प्रकार के तत्व मौजूद हो जाएंगे। आगे इसमें पढ़ते हैं अपने, इस उर्वरक के मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर यानी आयनों में टूटकर K पॉजिटिव व Cl नेगेटिव में वियोजित हो जाता है, तो अलग अलग रूपों में टूट जाता है। पोटेशियम आयन K पॉजिटिव मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाता है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में कई बार बता दी है कि जो मृदा कोलाइड होते हैं वो होते हैं नेगेटिव चार्ज युक्त, और उनको संतृप्त करने के लिए यानी चार्ज को इक्वल करने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। तो जो K है वो पॉजिटिव होते हैं तो इनके ऊपर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाती हैं, जिन्हें क्या है कि पौधे धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करते रहते हैं।
यह उर्वरक उदासीन है, इसलिए मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता उत्पन्न नहीं करता। उदासीन है तो इसका पीएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये यानी कि कैन की तरह है। क्षारीय मृदाओं में इस उर्वरक के प्रयोग से मृदा में क्लोराइड आयन जमा होने से फसलों के लिए विषैला सिद्ध होता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यानी अपने को पता है कि ए पॉजिटिव व Cl नेगेटिव में टूटता है, तो ये है मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं और जो क्लोराइड आयन है वो मिट्टी के अंदर जमा होने लगते हैं, जिससे क्या है कि फसलों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। आगे है इसमें 5 नंबर जो पॉइंट है वो है क्षारीय मृदाओं में इसके प्रयोग जैविक खाद के साथ करना लाभदायक होता है। यानी इससे बचाव करने के लिए अगर अपने क्षारीय मृदाओं में इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो जैविक खाद के साथ इसका प्रयोग करें। आगे है इसमें फसलों पर प्रभाव कि अगर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने मिट्टी में करते हैं तो फसलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फसलें के पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करती हैं, ये तो पता ही है, यानी पोटेशियम को पौधे के पॉजिटिव के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे है इसका पोटेशियम फसलों को शीघ्र प्राप्त होता है। दलहन वाली फसलों में इसके प्रयोग से उनकी जड़ों की ग्रंथियों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाने का काम पोटेशियम करता है। खाद्यान्न वाली फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक होता है, सीरियल्स के अंदर। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी में इस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उपस्थित क्लोराइड इसकी गुणवत्ता को खराब कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो मुख्य रूप से ये चाय है, कॉफ़ी है, चुकंदर, आलू, तंबाकू है, उन फसलों के अंदर इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए, या करें तो बिल्कुल कम मात्रा में KCl का प्रयोग, क्योंकि इससे इसके अंदर जो क्लोराइड आयन होता है वो इस पर क्या करता है, विषैला प्रभाव छोड़ता है, जिससे इन सभी फसलों की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछी गई है। जैसे चुकंदर के अंदर कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कौन से पोटासिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मान लो म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं करेंगे तो दूसरा जो फर्टिलाइज़र है पोटासिक यानी कि K2SO4 उसका प्रयोग किया जाता है। KCl की जगह K2SO4 का प्रयोग करें। आगे दिया हुआ है इसमें, यह क्षारीय मृदाओं में प्रयोग करने पर फसलों पर विषैला प्रभाव डालता है। ये चीज़ तो पढ़ ली, क्योंकि इसमें क्या है कि क्लोराइड आयन जमने लगते हैं। इसे बुआई से पूर्व फॉस्फोरस उर्वरक की भांति ऊर कर देना चाहिए। खड़ी फसल में बिखेर कर इसका प्रयोग न करें। ऊर कर देने का मतलब होता है बुआई करना, यानी इसको ज़मीन के अंदर बोया जाता है, जिससे क्या है कि यह पौधों को जल्दी मिल सके। आगे इसमें सल्फेट ऑफ पोटास, अगला जो फर्टिलाइज़र है वो है सल्फेट ऑफ पोटास। सल्फेट ऑफ पोटास यानी पोटासिक उर्वरक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्लोराइड युक्त और क्लोराइड रहित। ठीक है, तो उसके अंदर जो क्लोराइड युक्त है वो अपने पढ़ा था अभी पीछे। क्लोराइड युक्त तो होता है KCl, ये पोटासिक उर्वरक है, और जो क्लोराइड रहित होता है जिसमें क्लोराइड नहीं होता है वो होता है K2SO4 यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास। तो सल्फेट ऑफ पोटास है वो क्लोराइड रहित उर्वरक है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है K2SO4। इस उर्वरक का निर्माण लैंगवेनाइट यानी कि K2SO4 इंटू 2MgSO4, ये लैंगवेनाइट का सूत्र है, खनिज है, के विलयन की पोटेशियम क्लोराइड के साथ सांद्रण तथा पोटेशियम क्लोराइड की गंधक के तेजाब की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। ये इसका निर्माण विधि है कि यानी कि सल्फेट ऑफ
पोटास को किस प्रकार से बनाया जाता है। लैंगवेनाइट खनिज के विलयन की पोटेशियम क्लोराइड के सांद्रण तथा पोटेशियम क्लोराइड की गंधक के तेजाब की अभिक्रिया से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे अपने इसमें पढ़ते हैं इसके संगठन के बारे में। तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार नमी प्रतिशत होना चाहिए इसमें 1.5% से कम होना चाहिए। इसमें पोटास की कुल प्रतिशत मात्रा होती है 48%, 48%। कुल क्लोराइड की प्रतिशत मात्रा होती है, क्लोराइड भी होता है इसमें 2.5% और सोडियम भी होता है 2%। ये इसका था संगठन, यानी कौन कौन सी चीज़ें कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं। आगे इसमें बात करते हैं गुण की, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, किस कलर का होता है, कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, क्रिस्टलीय यौगिक होता है, क्रिस्टल के अंदर होता है, पोटेशियम 48 से 50% पाया जाता है, जल में शीघ्र घुलनशील होता है, आर्द्रताग्राही नहीं है अतः भंडारण आसानी से कर सकते हैं, यानी नमी को जल्दी से अवशोषित नहीं करता है। पोटेशियम का यह है एक महंगा उर्वरक होता है, ठीक है। इसमें 23 से 48% सल्फ़र होती है, क्योंकि इसके अंदर K2SO4 है तो सल्फ़र भी होगी। जो पौधों को आवश्यक गौण पोषक तत्व हैं वो है, यानी ये 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। तो इसे क्या है कि गौण पोषक तत्व यानी द्वितीय पोषक तत्व है वो मिलता है एक अतिरिक्त रूप से। आगे इसमें बात करते हैं मृदा में अभिक्रिया, सॉइल रिएक्शन किस प्रकार से होगी। इस उर्वरक को मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर, सिंपल सी बात है, K2SO4 जो है ये इसका सूत्र है, यानी सल्फेट ऑफ पोटास का पोटेशियम सल्फेट। तो ये अगर मान लो रिएक्शन करेगा, टूटेगा, आयनों के अंदर बंटेगा तो K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के रूप में टूट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से टूटता है, जिससे क्या है कि K पॉजिटिव जो है मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाते हैं और ये इसको सल्फर को भी पौधा ग्रहण कर लेता है या फिर ये मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं। तो इसमें बताया गया मृदा में मिलाने पर यह आयनित होकर K पॉजिटिव तथा SO4 नेगेटिव में विभक्त हो जाता है। पोटेशियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं, जो हमने पीछे भी पढ़ा था MOP के अंदर। पोटेशियम आयन अधिशोषित होने से अपक्षालन द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि लीचिंग द्वारा जो नीचे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मृदा कणों पर बने रहेंगे तो वो वहाँ पर चिपक जाते हैं, क्योंकि जो कले है उसके ऊपर, कले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको बांधे रखता है। तो बंधे रहने के कारण ये क्या है कि वहाँ से नहीं हिल सकते, इसलिए वो अपक्षालन यानी लीचिंग द्वारा नीचे नहीं जा पाएंगे। यह उदासीन उर्वरक है, जिससे मृदा में अम्लता क्षारीयता पैदा नहीं करता। उदासीन होगा तो pH पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चूने वाली क्षारीय मृदाओं में इसका प्रयोग लाभकारी होता है, ये इसका बेनिफिट दिया हुआ है। भारी मृदाओं की अपेक्षा हल्की व मध्यम मृदाओं में यह उर्वरक अधिक उपयोगी है, यानी कौन सी मृदाओं में इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे इसमें दे रखा है फसलों पर प्रभाव, यानी कि फसलों पर किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा। फसलें जो है K पॉजिटिव के रूप में पोटेशियम को ग्रहण करेंगी, इससे जल में घुलनशील होने के कारण फसलों को शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। यह सिंपल सी बात है, सभी फसलों में उपयोगी है, क्योंकि उदासीन प्रकृति का है तो pH पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आगे इसमें फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड वगैरह नहीं है, इसलिए फसल की गुणवत्ता पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बल्कि उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ाता है और उनकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव करता है। तंबाकू, आलू, चुकंदर, चाय, कॉफ़ी, प्याज की फसलों में यह लाभदायक होता है, क्योंकि यह डालने से उसमें क्या होगा कि उसकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी।
आगे है इसमें, यानी कि इसे भी म्यूरेट ऑफ पोटाश की तरह ही बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देना चाहिए, यानी कि बुआई करनी चाहिए इसकी। और खड़ी फसल में यानी टॉप ड्रेसिंग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खट्टे फलों के अंदर रस की मात्रा को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र काम में लिया जाता है। और जिन पौधों में फल नहीं लगते या फिर फल जो हैं वो छोटे लगते हैं, उनमें यह उर्वरक लाभ पहुंचाता है। तो ये था सल्फेट ऑफ पोटाश। अगला जो फर्टिलाइज़र है उसकी बात करते हैं अपने। डाई अमोनियम फॉस्फेट है, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम है। ये भी उसी प्रकार है, यानी वही चीज़ें इसमें पढ़ेंगे सारी। इसको यानी कि DAP उर्वरक भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। इसे फॉस्फोरिक अम्ल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया से बनाया जाता है। तो ये बनाने का प्रक्रम है इसमें, फॉस्फोरिक अम्ल की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर इसको बनाते हैं। इसमें पहले मोनो अमोनियम फॉस्फेट बनता है। ये प्राथमिक जो उत्पाद है वो बनेगा इसमें। pH मान 5.8 से 6 के बीच इस अमोनीकरण की क्रिया के आगे बढ़ाने से डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक बनता है। उस pH पर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो उसमें क्या है कि जो अंतिम उत्पाद है वो DAP बनता है। इसका प्रयोग जो है वो वर्तमान में जो फास्फोरस युक्त उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किसानों द्वारा, उस उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग DAP का किया जाता है। यानी फास्फोरस अगर पौधे को देना है तो सर्वाधिक प्रयोग DAP का करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि फास्फोरस के साथ में नाइट्रोजन भी मिलता है। क्योंकि जो DAP है उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन 18% होता है और फॉस्फोरस है वो 46 यानी कि 46% होता है। आगे इसमें बात करते हैं इसके रासायनिक सूत्र जो इम्पोर्टेंट है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो NH4 की ट्वाइस HPO4 होता है, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम NH4 के 2 अणु हैं तो डाई अमोनियम हो गया, HPO4 यानी कि फॉस्फेट, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP। ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 की ट्वाइस HPO4 होता है। आगे हम इसमें संगठन यानी कंपोजिशन की बात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ कितनी परसेंटेज के अंदर पाई जाती है। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार है नमी की अधिकतम मात्रा 1% होगी। ये तो सभी में इक्वल है लगभग। कुल अमोनियम नाइट्रोजन यानी अमोनियम के रूप में नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव, यानी ये रहा NH4 पॉजिटिव, यानी कि इसके अंदर NH4 होता है तो नाइट्रोजन इसी से मिलती है। तो अमोनियम नाइट्रोजन परसेंट होता है 18, जो मैंने आपको बता दिया है। और फॉस्फोरस है वो HPO4 नेगेटिव के रूप में पाया जाता है, जो होता है 46%। आगे इसमें है कुल जल विलेय फॉस्फोरस प्रतिशत है वो 41.6% होता है, और जो बाकी बच गया 46 में से वो होता है जल अविलेय। जल के अंदर नहीं घुल सकता है, साइट्रिक एसिड में घुलेगा या दोनों में अविलेय हो सकता है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण कौन कौन से होते हैं। यह उर्वरक दानेदार होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किस प्रकार का होता है। तो दानेदार फर्टिलाइज़र होता है। यह उर्वरक जल में घुलनशील होता है, जल में घुल सकता है, परंतु क्या है कि ये मृदा के अंदर कम HL यानी कि स्थिर प्रकृति का होता है, और पौधे के अंदर जो फास्फोरस है वो गतिशील प्रकृति का होता है। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं, ये चीज़ तो अपने को पता ही है। आगे है इसके अंदर, इसमें नाइट्रोजन प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन का पता है 18% होता है, और फास्फोरस है वो 46% यानी कि 46% होता है।